Welcome to Reader Online class session. This is me, Professor Shizajid, and today our topic is nervous disorder. आज हम लोग नर्वस डिसऑर्डर को डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि नर्वस डिसऑर्डर्स होते क्या हैं या इसका मतलब क्या है। नर्वस का लफ्ज़ का मतलब नर्वस सिस्टम से निकला है एंड डिसऑर्डर्स मीन कि जब कोई पार्ट फंक्शन प्रॉपरली ना कर रहा उसे हम डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो नर्वस डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जब नर्वस सिस्टम अपना काम प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉपरली, देन इट इज़ कॉल्ड नर्वस डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है जी। पार्किंसन डिजीज में उन्होंने जो पहला लफ्ज आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो है इनवॉलेंट्री ट्रीमर्स। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो बेकाबू हो जाए। ट्रीमर्स मीन कपकपाना या लर्जना या झटके से लगना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके हाथ कपकपाना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर मस्कुलर एक्टिविटी इनवॉलेंट्री हो जाती है, तो हम कहते हैं ये पार्किंसंस डिजीज़ है। पार्किंसंस का मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले उसी ने अपने इस डिजीज़ को अपने नाम पे रख दिया। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर इनवॉलेंट्री ट्रीमर्स होते हैं, झटके लगते हैं। ठीक है जी, जस्ट लाइक दैट। जैसे आप देख सकते हैं कि इनवॉलेंट्री ट्रीमर्स में झटके लगते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होती। तो हम कहते हैं कि डिमिनिश्ड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है मोटर पावर यानी काम करने की सलाहियत, एंड रिजिडिटी जो हाथ या मसल्स के अंदर सख्ती होती है काम करने की वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट अफेक्टेड। मेंटल फैकल्टीज़ का मतलब ये होता है कि जो सोच विचार करने की सलाहियत है उस पे कोई जो है असरअंदाज जो है ये डिजीज़ नहीं करती। जैसा फॉर एग्जांपल जब कुछ लोग आप बूढ़े हो जाते हैं, जैसे हमारे दादा दादी वगैरह, तो उनके हाथ बेशक कांपना शुरू हो जाते हैं, लरजना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनसे ही हम लोग एडवाइजेज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, प्लस उनके पास मेंटल कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, वो लोग अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे पॉइंट ऐड किया गया है कि मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट अफेक्टेड। अब ये होता क्यों है? उन्होंने कहा है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर वो पार्ट जो उनकी मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, और ब्रेन का वो पार्ट जिसने एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन रिलीज करना है, उस जगह के अंदर ब्रेन के उस पार्ट के अंदर उन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्रेन का वो पार्ट जिसके अंदर वो मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म होनी है और जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से पार्किंसन डिजीज़ जो है वो सामने आती है। ऑनेस्ट कहाँ से होती है? ऑनेस्ट का मतलब है शुरू कब होती है डिजीज़? ये राउंड अबाउट 50 की एज में चले जाएं या 60s की एज में चले जाएं, तब ये डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस करती है, यानी ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिजीज़ जो है वो आगे चलती है। लेकिन इससे किसी की लाइफ को खतरा नहीं होता। ठीक है, मे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये काफ़ी साल तक जो है वो इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बूढ़े हैं या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी उन्हीं के अंदर डिजीज़ हो। कुछ नौजवान जिनको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या सर के अंदर चोट लग जाए, जिसे हम हेड ट्रॉमा कहते हैं, सर के अंदर चोट लग जाए, तब भी ये डिजीज़ स्टार्ट हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है कि जो हमारे पास जब हम लोग डोपामीन का लेवल ज़्यादा कर दें अगर जिस्म के अंदर, क्योंकि डोपामीन ही हमारे पास उसका लेवल कम हो रहा है, अगर डोपामीन के लेवल को हम ज़्यादा कर दें तो हम इसको इस डिजीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि एल डोपा जो हमारे पास एक ड्रग है वो हम क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, तो जिससे क्या होता है डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एल डोपा कन्वर्ट होती है डोपामीन में एंड देन डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मसला ये आता है कि जब आप इसको इंजेक्शन के थ्रू सिस्टमेटिकली अपने जिस्म के अंदर डालते हैं डोपामीन को या एल डोपा को, तो जो ब्लड के अंदर एंजाइम है वो एल डोपा को तोड़ देते हैं। तो जब वो एल डोपा को तोड़ देते हैं तो बहुत ही कम कंसंट्रेशन जो है वो डोपामीन की जाती है दिमाग की तरफ, यानी ब्रेन सेल्स के पास। तो अब फिर इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए? एक सोल्यूशन ये है कि चले भाई एल डोपा की कंसंट्रेशन को फिर आप ज़्यादा दे दें, यानी उसकी डोजेज को बढ़ा दें। लेकिन अगर हम इसकी एल डोपा की डोजेज को भी ज़्यादा कर दें तो मसला ये आता है कि ब्लड के अंदर फिर जो ब्लड का जो लेवल है
उसके अंदर जो है मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक हल है GDNF। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। GDNF का क्या मतलब है? ग्लाइयल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ठीक है, ग्लाइल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये एक आम तौर पे पाई जाने वाली प्रोटीन है। और जब हम एल डोपा जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को देते हैं या किसी भी इंसान को देते हैं, उससे पहले हम GDNF देते हैं। GDNF क्या करता है कि ये बूस्ट करता है अपटेक ऑफ डोपामीन। जहाँ पे 10 मॉलिक्यूल डोपामीन के जा रहे थे, अब 20 मॉलिक्यूल डोपामीन के जाएंगे ब्रेन तक। तो जिससे क्या होता है कि डोपामीन के लेवल को हम इजीली ब्रेन सेल्स के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो काम है GDNF के ऊपर, ये आमतौर पे माउस, मंकी या रैबिट वगैरह पे लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि अगर ये GDNF हमें बहुत अच्छे रिजल्ट शो करता है तो इन फ्यूचर हम इंसानों के ऊपर भी ये काम कर सकेंगे और पार्किंसन डिजीज से समहाउ ओवरकम कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी आमतौर पे आपने सुना भी होगा, मिर्गी का दौरा जिसे हम कहते हैं। अच्छा, मिर्गी के दौरे के अंदर होता क्या है? मिर्गी का दौरा जब किसी भी इंसान पे पड़ता है तो उस पे झटके लगना शुरू हो जाते हैं, उसके जिस्म में झटके आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन में हमने पहला लफ्ज ही क्या लिखा है? कन्वल्सिव नर्वस डिसऑर्डर। कन्वल्सिव का क्या मतलब है कि जब झटके लगते हैं, और ये झटके किस वजह से लग रहे हैं? जब दिमाग ने या नर्वस सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया है या उसके अंदर कोई मसले मसाइल आ गए हैं, तो हम इसे कहते हैं कन्वल्सिव नर्वस डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एपिलेप्सी का जो है वो आ रहा है, इमेज शो हो रही है। अच्छा, अब होता क्या है? आपके बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है एब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम्स ऑफ। पहले तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। एब्रप्ट का मतलब ये होता है कि ये जो चेंजेस हैं ये अचानक आती हैं। ट्रांजिएंट का मतलब है चेंजेस आती हैं, और इस चेंजेस कहाँ कहाँ पर आती हैं? ये चेंजेस आप देखेंगे ब्रेन के सेंसरी एरिया में, ब्रेन के मोटर एरिया में, ब्रेन की साइकी वाले एरिया में। साइकी वो जगह होती है ब्रेन की जहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। देन ऑटोनोमिक नेचर वाले एरिया में। ऑटोनोमिक नेचर का मतलब है जो ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। अच्छा, जब किसी भी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसको थोड़ी देर के लिए झटके लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब हर इंसान के अंदर जो दौरे के जो मिर्गी का दौरा है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी टाइमिंग, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी टाइमिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये चेंजेस बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन होते ब्रेन के इन एरियाज में, सेंसरी, मोटर, साइकी एंड ऑटोनोमिक नेचर के अंदर। लेकिन अक्सर जब आप जिस इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है और जैसे वो रिकवर कर जाता है उस दौरे के बाद, तो उसको याद नहीं होता कि जिस दौरानिए में उससे दौरा पड़ा तो उसके जिस्म में क्या फीलिंग्स थी या वो उसको दर्द महसूस हो रहा था। नहीं, वो बिल्कुल वो लम्हा उसके दिमाग की मेमोरी से गायब हो चुका होता है। तो हम कहते हैं कि ना सिर्फ इन जगहों में चेंजेस आती है, बल्कि उसके कॉन्शियसनेस में भी चेंजेस आती हैं। कॉन्शियसनेस में चेंजिंग क्या है कि वो टाइम ही वो भूल चुके हैं, उसको नहीं याद कि मुझे मिर्गी का दौरा कब पड़ा, कैसे पड़ा, मेरे अंदर क्या चेंजेस आई या मैं किस हालत में था। उस तरह की कोई भी उसको चीज़ याद नहीं होती। तो ये सारी चेंजेस जो हैं ये सेकेंडरी चेंजेस हैं। इसका मतलब है कि ये बाद में आने वाली चीज़ है। पहले क्या चेंजेस होती हैं, यानी प्राइमरी चेंजेस क्या हैं? वो ये है कि जो दिमाग है इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, यानी चेंज इन ब्रेन फंक्शन, और इस तरह से चेंज आता है कि दिमाग के अंदर जो नर्व इम्पल्सेस है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं इसके अंदर रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। और किस एरिया के अंदर? ब्रेन के ग्रे मैटर के अंदर। जिस तरह हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर पढ़ा था कि वो बटरफ्लाई शेप का है, अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के टर्मिनल एक्सॉन है, और एक्सेट्रा जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी थी वो ग्रे मैटर के अंदर आती हैं। इसी तरह ब्रेन का भी ग्रे मैटर है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। वो पूछेंगे कि एपिलेप्सी में ब्रेन के किस पार्ट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप कहेंगे ग्रे मैटर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दौरे पड़ना कब स्टार्ट हो जाते हैं? ये दौरे पड़ना बिफोर 30s
की एज में ही स्टार्ट हो जाते हैं, और इस डिजीज़ को हम ऑर्गेनिक डिजीज़ भी कहते हैं। आमतौर पे हमारे पास जितनी भी डिजीज़ हम उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस का मतलब ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया हो तो हम कहते हैं जी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ऑर्गेनिक डिजीज़ उन बीमारियों को कहते हैं जिसके अंदर किसी भी पार्ट का या तो स्ट्रक्चर या फंक्शन, इन दोनों में खराबी या चेंजेस आ जाए तो वो ऑर्गेनिक डिजीज़। जिस तरह भी हम लोग पढ़ रहे हैं दिमाग के अंदर या ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर या तो उसके स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाए या वो फंक्शन ही काम करना छोड़ दे, तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक डिजीज़ है। और आम तौर पर एक इंसान के अंदर एपिलेप्सी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी आ सकती है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस आउट है या वो इमोशनल डिस्टर्ब है तब भी ये जो मर्गी के दौरे हैं वो पड़ सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? इसकी डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक मशीन है EEG यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, इंसेफेलो का मतलब ब्रेन से ही निकला है जिसे हम सेफलाइजेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रेन से उठने वाली जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जिससे हम लोगों ने लास्ट टाइम AMP के अंदर हमने देखा था किस तरह हमने ग्राफ बनाया था, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, उन सारे ग्राफ को जो है वो नोट डाउन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि किस जगह पे खराबी आ रही है। ट्रीटमेंट क्या है कि हम लोग ऐसी ड्रग्स लें जो एंटी कन्वल्सेंट्स हों। एंटी कन्वल्सेंट्स का मतलब है जो झटके ना लगने दें, प्लस अल्कोहल जो है उससे प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट आता है जी अल्जीमेर डिजीज़। अल्जीमेर डिजीज़ को अलोइस अल्जीमेर ने डिस्कवर किया था इन 1907, और सिम्टम क्या है कि जो ब्रेन फंक्शन है अगेन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाता है, और अल्जीमेर डिजीज़ बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह डिमेंशिया होती है। डिमेंशिया क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी जो है वो लॉस होना शुरू होती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह अल्जीमेर डिजीज़ है। लेकिन इसके पीछे कॉज क्या है? इसके पीछे जो कॉज है वो है जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है, यानी जीन्स के अंदर मसला आ जाता है, और कुछ ऐसी जीन्स भी सामने आई हैं जिसकी वजह से ये डिजीज प्रोमोट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिजीज जो है वो प्रोमोट होती है, उसको हम कहते हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गई है, ठीक है, यानी ऐसी जीन जो कि एक बीमारी को बढ़ावा दे तो हम कहते हैं ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, और अगर वो जीन पूरी फैमिलीज में फिर रन करे, नस्ल दर नस्ल चले, तो हम कहते हैं ये जेनेटिक इफेक्ट का मेन जो है वो कंक्लूजन है, यानी ये फैमिलीज के अंदर रन करेगी। इसके अलावा अगर एल्यूमिनियम की अपटेक बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी ये डिजीज़ को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन नर्वस सिस्टम। हमने देखना है कि जो ड्रग्स हैं इनका हमारे दिमाग के ऊपर या हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। तो हम जो ड्रग यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारे पास है निकोटीन, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जो निकोटीन है ये खास तौर पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके इफेक्ट करती है। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये एक्सॉन है और ये आपके पास डेंड्राइट है। डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है वो आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है, और जो एक्सॉन की है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। अब जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये वाली, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे, ठीक है, और जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब जब निकोटीन जो है वो ड्रग जिस्म के अंदर जाती है तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बेशक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हो या PNS की हो, उस पर जाके इफेक्ट करती है। इसका सबसे मज़ेदार करैक्टर ये है कि ये जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, बिल्कुल ये उसकी नकल करती है, मिमिक करती है, और जब एसिटाइलकोलिन ने लगना होता है ये उसकी जगह जाकर इजीली लग जाती है। अब जो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है उसकी जगह अब निकोटीनिक रिसेप्टर जो है वो बन जाएगा, जहाँ पे निकोटीन जो है जाके वो अटैच हो जाएगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन को तो बाइंड कर ही सकते हैं आमतौर पर, एट द सेम टाइम निकोटीन को भी अटैच कर सकते हैं और मुस्करीन को भी अटैच कर, ये दोनों हमारे पास ड्रग्स हैं, इन दोनों को भी अटैच कर सकते हैं। अगर ये रिसेप्टर निकोटीन को अटैच करें देन इट इज कॉल्ड निकोटीनिक रिसेप्टर। तो जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे तो वो रिसेप्टर जो है वो काम करना शुरू कर देंगे, काम करेंगे तो नर्व इम्पल्स जो है वो
जो है वो क्रिएट हो जाएगी और आगे की तरफ फॉरवर्ड होगी। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि ये हमारे हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ड्रग इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसकी मोबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत ज़्यादा जो है वो मोबिलिटी या मूवमेंट कॉज करता है, उससे जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके अंदर जो खाना है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड तरीके से डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा इसका नुकसान ये है कि अगर इसका बहुत ज़्यादा लेवल जिस्म के अंदर चला जाए तो डायरिया भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारे पास किडनी है, किडनी को पानी जो है वो बाहर निकालने नहीं देगी, जिस्म के अंदर ही जो है वो पानी अंदर ही रहेगा। मे कॉज वाटर रिटेंशन बाय किडनी। ओके जी, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।